हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद गजलबाज। सफ़र दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये एक चाइनीज़ मुहावरा है, इसलिए हम आपको करवाते हैं सैर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर के लिए लेके जाएंगे, ये माजी का वो मुल्क है जहाँ पर आने वाले इनकलाब ने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में 3 क्लासेस एग्जिस्ट किया करती थीं: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास में राजा महाराजा लोग आया करते थे, मिडिल क्लास में मजहबी ठेकेदार या हुकूमती रहनुमा, और लोअर क्लास में गरीब आवाम। दोस्तों, उस वक्त अमीर इतने अमीर हुआ करते थे कि ये सोने की प्लेटों में चांदी के चम्मच से खाना खाया करते थे, बड़े बड़े महलात में रहते थे और ज़रूरत जिंदगी की तमाम अशिया इनको मुयस्सर थीं। और गरीब तबका वो तबका था जिसके पास ना खाने के लिए रोटी, ना सर छुपाने के लिए छत और ना ही पहनने के लिए कोई ढंग का लिबास। तब भी यह गरीब आवाम अपनी इस तरह की गुर्बत ज़दा जिंदगी गुजारने पर मुतमईन थी। लेकिन दोस्तों, जब इस मुल्क में इनकलाब आया तो यहाँ की आवाम ने इस मुल्क की मलका को 6x6 के बॉक्स में बंद कर दिया। तमाम उमरा यानी राजा महाराजा और हुकूमती नुमाइंदों के सर उड़ा दिए। और फिर इस गरीब आवाम ने इतनी ज़्यादा तरक्की की कि आज ये मुल्क दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है और यहाँ की आवाम खुशहाल। इस मुल्क का एक शहर ऐसा है जहाँ पे जाने की हर कोई ख्वाहिश करता है। इस शहर को सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ लाइट, खुशबुओं के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यकीनन दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क फ्रांस और इसके कैपिटल सिटी पेरिस की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इस मुल्क के हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ और इसकी तारीख को कि आखिर इसकी आवाम ने अपनी इस गुर्बत ज़दा हालात को कैसे बदला। दोस्तों, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रांस दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क, जहाँ जाने की तमन्ना हर शख्स अपने दिल में रखता है। लेकिन फिर भी जब फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी ने 2008 में इंडिया में दौरा करने का प्लान किया और जब सरकोजी इंडिया पहुंचे तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एयरपोर्ट पे उतरने से मना कर दिया, जिसकी वजह इनकी गर्लफ्रेंड कार्ला ब्राउनी भी इनके साथ थी और ये साहिबा आगरा में मौजूद ताजमहल को देखना चाहती थीं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कह के माजरत कर ली कि सदर साहब, हम एशियन लोग हैं और हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन को मायूब समझा जाता है। मेहरबानी करें और आप कार्ला ब्राउनी को अपने साथ ना लाएं, जिस पे फ्रांस के सदर इंडिया का दौरा मुलतवी कर सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह इनके साथ 300 अफराद का वफ्द भी था और इसमें ताजिर बरादरान भी शामिल थे जो इंडिया के साथ तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ आ रहे थे। और फ्रांस के सदर सरकोजी इन ताजरों की अहमियत को बाखूबी समझते थे, लिहाजा इन्होंने ब्राउनी को फ्रांस में छोड़कर अपने इस वक्त के साथ इंडिया का दौरा किया। दोस्तों, ये खूबसूरत तरक्की याफ्ता मुल्क जिसकी आवाम इतनी खुशहाल, लेकिन माजी में इस आवाम का हाल बहुत बुरा था और इसका माजी जानने के लिए हमें इसकी तारीख में झांकना पड़ेगा। इसके माजी को दुनिया आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इनकलाब फ्रांस के हवाले से बात करें। फ्रेंच रेवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी इनकलाब फ्रांस, जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया। क्योंकि ये वो वक्त था जब ऊंच नीच का रुझान बहुत ज़्यादा था। उस टाइम दुनिया में 3 क्लासेस एग्जिस्ट किया करती थीं: अपर क्लास राजा महाराजा, मिडिल क्लास मजहबी ठेकेदार या हुकूमती नुमाइंदे, और लोअर क्लास यानी गरीब आवाम, जो हज़ारों सालों से दुनिया में मौजूद इस सिस्टम का हिस्सा बनी हुई थी। और इस गुर्बत ज़दा आवाम को ऐसी ज़िंदगी गुजारने में कोई दिक्कत भी ना थी, क्योंकि ये लोग समझते थे कि इन राजा महाराजाओं को
ऊपर वाले ने अपना खुसूसी नुमाइंदा बना के दुनिया में भेजा है, जिनके हुक्म की तामीर करना और इनके किसी भी बात पे सवाल ना करना इन पर लाजिम है। और ऐसा करने के लिए इनका जहन बनाते थे मिडिल क्लास यानी मजहबी ठेकेदार या हुकूमती नुमाइंदे, जो लोगों के सामने किताब का कोई हिस्सा खोल के दिखा दिया करते थे कि देखो तुम लोगों ने ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है, और अगर तुम लोगों ने कोई सवाल किया या किसी हुक्म की नाफरमानी की तो तुम लोग बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकब होगे। और ये सिस्टम पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता चला आ रहा था। लेकिन दोस्तों, फ्रांस की हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसकी वजह आवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए थे। ये हुकूमती नुमाइंदे, इन्होंने आवाम की इनकम का 10% टैक्स इन पे लगा रखा था, जो आवाम को इन नुमाइंदों को लाजमी अदा करना पड़ता था। और इसके अलावा राजा महाराजा साहबान भी अपनी मर्जी के टैक्स आवाम से वसूल किया करते थे, और ये टैक्सेस वसूल करने के बावजूद भी आवाम को बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रखा करते थे। ये अपर क्लास और मिडिल क्लास जो चाहे मनमानी किया करते थे, और इन दोनों क्लासेस को तो 10 अफराद के कत्ल करने का कानूनी इख्तियार भी हासिल था। दोस्तों, उस टाइम राजा महाराजा लोग अपनी ताकत का इजहार करने के लिए आए दिन किसी न किसी से जंग किया करते थे। इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान आए दिन जंगें हुआ करती थीं। लेकिन 1756 से 1763 तक जारी रहने वाली फ्रांस और ब्रिटेन जंग ने फ्रांस को बैंकक्रप्ट कर दिया और फ्रांस कर्जों में डूब गया। आखिर ये कर्जा उतरता कैसे? इसका खुमियाजा भी आवाम को ही भुगतना पड़ा। कर्जों में डूबे मुल्क को कर्जों से बाहर निकालने के लिए यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर रॉबर्ट जेकोई टॉर्गो ने मशवरा दिया कि राजा महाराजा और मजहबी ठेकेदार या हुकूमती नुमाइंदों पर भी टैक्स आयद किया जाए ताकि मुल्क की हालत बेहतर हो सके। लेकिन ये दोनों क्लासेस ये कैसे बर्दाश्त करती, और इन्होंने 1776 में फाइनेंस मिनिस्टर को इनकी पोस्ट से हटा दिया। ये वो साल था जब अमेरिका को आज़ादी हासिल हुई, और अमेरिका को आज़ादी दिलवाने में फ्रांस ने बहुत अहम किरदार अदा किया, क्योंकि उस टाइम अमेरिका भी ब्रिटेन का हिस्सा था। फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से फ्रांस ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि 1778 में ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान एक बार फिर जंग छिड़ गई, जो 1783 तक जारी रही। फ्रांस जो कर्जों में डूबा हुआ था, इस पर मजीद कर्जों का बोझ पड़ गया, और इन कर्जों का बोझ भी अवाम पर ही डाल दिया गया। उस टाइम दोस्तों, यहाँ पे किंग लुइस की हुकूमत हुआ करती थी, और इन्हीं हालात में किंग लुइस ने अवाम पर एक और सितम ढा दिया। वर्सली सिटी में मौजूद पैलेस की मेंटेनेंस के लिए और अपनी अय्याशी के लिए ढेरों रकम खर्च कर डाली। उस टाइम ये अकेले ही अय्याश राजा ना थे, बल्कि इनकी नौजवान मलका साहिबा भी कुछ कम अय्याश ना थीं। ये साल में 300 जोड़े ऑर्डर किया करती थीं। फ्रांस के महंगे से महंगे परफ्यूम इनके लिए तैयार किए जाते थे, और इनकी ख्वाहिश पर ही पेरिस से 29 किलोमीटर दूर एक गार्डन बनवाया गया, जिसको देखने के लिए आज भी दुनिया भर से लोग जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन मलका साहिबा का लव अफेयर, ये साहिबा स्वीडिश के एक्सेल पर्सन को लव लेटर भी लिखा करती थीं। दोस्तों, ज़रा सोचें, एक तरफ भूखी आवाम हो जिसके पास खाने को रोटी ना हो, और दूसरे जानिब मुल्क के बादशाह और मलका का ये हाल हो, तो आवाम पर बिजली ही गिरेगी। दोस्तों, मुल्क में कहत आया, आवाम शाही महल में जमा हुई और रोटी रोटी की दुआई दी, जिस पर लुइस की नौजवान मलका ने बालकोनी से झांक कर इनको देखा और इनका मजाक उड़ाते हुए अंदाज में बोली, अगर इनके पास खाने को रोटी नहीं है तो ये केक खा लें। आवाम रोती रही और ये लोग इनका मजाक उड़ाते रहे। ये वो वजूहात थीं जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी इनकलाब फ्रांस ने सर उठाया और जिसने डेमोक्रेसी को जन्म दिया, क्योंकि अब आवाम को इस बात का एहसास होने लग गया था कि ये राजा महाराजा ऊपर वाले के भेजे हुए खुसूसी नुमाइंदे तो हो ही नहीं सकते। इनको इस बात का एहसास भी होने लगा कि इनका नुमाइंदा या सरबरा उस शख्स को होना चाहिए जो आवाम के मसाइल को हल करे, ना कि इनका मजाक उड़ाए। इसीलिए अवाम में बहुत तेज़ी के साथ डेमोक्रेसी फ्रीडम का रुझान बढ़ने लगा, और फिर 1979 में अवाम का एक छोटा सा ग्रुप
हाथों में डंडा लिए निकला और पेरिस की तरफ चल दिया। हुकूमत ने इनको बागी करार दिया और फौज को इनको रोकने के लिए भेज दिया। लेकिन जब तक फौज इन तक पहुंचती, ये छोटा सा ग्रुप हजारों अफराद की फौज में तब्दील हो गया और एक माह में पेरिस तक जा पहुंचा। इन लोगों ने हर शांज़ेलीज़े पर घात लगाई। इस महरूम गुर्बतज़दा अवाम ने हर उस इंसान की गर्दन उड़ा दी जो बड़े बड़े महलात में रहा करते, लजीज खानों से 3 टाइम अपना पेट भरा करते, नए नए कपड़े पहन के रोजाना शेव करके घूमते, जिस घर में रात को लाइट जला करती या जिसके पास एक से ज्यादा सूट हुआ करते। इन लोगों ने अपर क्लास के तमाम वजीरों, मुशीरों, ताजिरों, सनतकारों, सफीरों, जमींदारों, बिजनेसमैन, गर्ज ये के तमाम उम्रा की गर्दनें उड़ा दी। अवाम ने बादशाह और इसकी मलका को महल से बाहर निकाला, सड़कों पे घसीटा और फिर इनकी गर्दन भी उड़ा दी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1792 तक जारी रहा और इसके बाद अवाम को फ्रीडम यानी आज़ादी हासिल हुई और डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत ने जन्म लिया। आज का फ्रांस, दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क फ्रांस, जो अदब, मुसव्वरी, म्यूजिक, थिएटर, परफ्यूम्स, होटल और रेस्टोरेंट का मुल्क है, जिसके शान रिवर के करीब वाक़े इसका कैपिटल सिटी पेरिस है, जिसे फ्रांस की एक हिस्टोरिकल और रोमांटिक सिटी भी कहा जाता है और इस सिटी को सिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट के घूमने के लिए बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिस्ट के टूर को बेहतरीन टूर बनाती हैं, क्योंकि पेरिस आर्ट है, पेरिस कल्चर है, पेरिस तफरीह है, पेरिस दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर है। पेरिस हमेशा से ही लोगों के लिए मरकज़े नज़र बना हुआ है, जिसकी वजह ज़माने कदीम में भी पेरिस फाइनेंस, डिप्लोमेसी, कॉमर्स, फैशन और साइंस से रिलेटेड था। दुनिया का हर शख्स पेरिस आने की तमन्ना रखता है और यहाँ आने का बेहतरीन मौसम मई से सितंबर है, क्योंकि इन महीनों में यहाँ पर सर्दी कम होती है। अक्टूबर से दिसंबर का मौसम भी ठंडा होता है, लेकिन फिर भी क्रिसमस की वजह से टूरिस्ट का हजूम होता है। जनवरी से अप्रैल का मौसम शदीद ठंडा होता है, जिसको ऑफ सीजन माना जाता है। तब भी यहाँ टूरिस्ट का काफ़ी रश नज़र आता है। यहाँ पर घूमने के लिए आईफल टावर, सैक्रे कोर, आर्क डी ट्रिम्प, नोट्रे डेम, लोवर म्यूजियम, पैलेस ऑफ वर्साइल, पेरिस में घूमने के लिए मोस्ट फेमस जगहों में से ये जगहें एक हैं। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ज़्यादातर सिटीज़ और विलेजेस के नाम किसी न किसी ब्रांड के नाम पर हैं। जैसा कि शैम्पियन, दुनिया चैम्पियन शराब को समझती है, लेकिन दोस्तों ये फ्रांस के शुमाल में वाक़ इसका एक सूबा है जिसका नाम शैम्पियन है। परफ्यूम डिस्ट्रिक्ट, ये भी फ्रांस का एक एरिया है। इसके हज़ारों एकड़ पर उन फूलों की काश्त की जाती है जिनकी खुशबुओं से तैयार करदा परफ्यूम हर साल अरबों डॉलर की आमदनी का जरिया बनते हैं। ऑरेंज कंपनी, ऑरेंज भी फ्रांस का एक सिटी है और ऑरेंज कंपनी का नाम इस सिटी के नाम पर ही रखा गया है। माउंट ब्लैंक भी फ्रांस का एक ब्रांड है, ये बुलंद तरीन पहाड़ है। इसी तरह टोनो वाटर भी पानी का ब्रांड है और ये भी फ्रांस का एक कस्बा है। गिवेंची भी फ्रांस का एक खूबसूरत सिटी है जो कि एक मशहूर परफ्यूम का ब्रांड है। नीस यूरोप का वो शहर है जहां साल में 300 दिन सूरज निकलता है। दोस्तों, अगर आप फ्रांस के सिटीज़ और विलेजेस को सर्च करें तो आपको 80% सिटीज़ और विलेजेस ऐसे मिलेंगे जिनके नाम किसी न किसी ब्रांड पर ही हैं। फ्रांस का पैगल माउंट मोंजे, यहाँ बैठकर पूरे शहर का नज़ारा किया जा सकता है। अगर आप यहाँ बैठें तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे पूरा शहर आपके कदमों में बिखर गया हो। आपके सामने शहर का खूबसूरत नज़ारा एक खूबसूरत पेंटिंग बना हुआ होगा। यहाँ पर मौजूद पहाड़, चर्च और चर्च के गिर्द पतली गलियाँ, इन गलियों में मुसव्विर दिन रात तस्वीरें बनाने में मशगूल नज़र आएंगे। पहाड़ी के ऊपर 200 साल पुराने रेस्टोरेंट और कैफ़े भी हैं और एक ऐसा कैफ़े भी है जहाँ पर छत से फर्श तक लगाई गई लोगों की चिटें। इन चिटों पर आशिकों ने अपने बिछड़े हुए साथियों के नाम पैगामात दर्ज किए हुए हैं और ये चिटें इतनी ज़्यादा हैं कि अगर कोई शख्स इन तमाम चिटों को पढ़ना चाहे तो शायद उसकी ज़िंदगी कम पड़ जाए, लेकिन ये चिटें ख़त्म ना हो।
लवर म्यूजियम। दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आप भी इसको लाजमी विजिट करें। शांज़े-लीज़ा कदीम इमारतों का शहर है जिसकी हर इमारत एक तारीख है। यहाँ पर 125 साल पहले तामीर किया जाने वाला फोकट कैफे कॉफ़ी शॉप यहाँ की मशहूर कॉफ़ी शॉप है और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो पेरिस आए और इस कॉफ़ी शॉप को विजिट ना करे। फोकट से चंद कदम के फासले पर दुनिया का मशहूर तरीन शो लिडो है जो पेरिस का दूसरा बड़ा शो है। दोस्तों पेरिस के ओपेरा हाउस को भी विजिट करना ना भूलें क्योंकि इस ओपेरा हाउस जैसा दूसरा कोई ओपेरा पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है जिसको देखने के लिए लोग महंगे से महंगे तरीन लिबास पहनकर और तैयार होकर आते हैं। पेरिस का सीन रिवर दुनिया का वो वाहिद दरिया है जिसके दोनों किनारों पर अजायबात हैं और आईफल टावर भी इसी जगह पर मौजूद है। आप रात के टाइम फेरी में बैठ के दरिया की सैर करें और आईफल टावर की रोशनियों को एंजॉय करें। मुजस्समा-ए आज़ादी जो आज अमेरिका की पहचान है ये भी पेरिस के साइन रिवर पर था जो 1886 में पेरिस ने अमेरिका को गिफ्ट कर दिया। नैन्सी नदी के किनारे आबाद फ्रांस का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ 18वीं सदी की यादगारें जा बजा बिखरी हुई हैं और इसके मुज़ाफ़ात में खूबसूरत गांव और कस्बे हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। ग्रास एक ओल्ड सिटी है। यहाँ की गलियाँ तंग ते दर ते मकानात, हर 10-20 कदम के बाद सीढ़ियाँ। अगर इस जगह को आप ऊंचाई से देखें तो नीचे गलियाँ आपको सुरंग के मानंद लगेंगी। अगर आप परफ्यूम की तारीख को जानना चाहते हैं तो परफ्यूम म्यूजियम का विजिट करना ना भूलें। दोस्तों क्या आप लोग ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेंगे जहां पर गुप्त अंधेरे, अंधेरी गारें और मौत के साए के सिवा कुछ भी ना हो, जहां पहुंचते ही आपका मोबाइल डेड हो जाए और आपका राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाए? दोस्तों घबराएं मत, ये भी पेरिस का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे कैटाकॉन के नाम से जाना जाता है। ये एक जिंदा कब्रिस्तान है। यहाँ की 130 सीढ़ियाँ उतरते ही आप उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ आपका राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाएगा, मोबाइल डेड हो जाएंगे और आप होंगे आपके सामने 200 किलोमीटर तवील गार और इन गारों में 70 लाख इंसानों के ढांचे, हड्डियों और खोपड़ियों से बनी दीवारें। इन दीवारों को आप छू के हाथ लगा के भी देख सकते हैं। इन मीलों लंबी दीवारों की नीची छत, तंग दीवारें और छतों से कतरा कतरा टपकता पानी और मौत के साए, जबकि इसके ऊपर पेरिस की डिस्ट्रिक्ट जहां जिंदगी रवां दवां। दोस्तों कैटाकॉन का तस्वर यहूदियों से आया। यहूदियों ने ये आर्ट मिस्री फिरौनों से उनकी गुलामी के दौरान सीखा। 20वीं सदी में इन गारों को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। टूरिस्ट मुकामी गाइड के साथ यहाँ जाते हैं और मौत के इन सन्नाटों में घूमते हैं। यहाँ पर घूमते हुए इस बात को भी महसूस करते हैं ये लोग भी कभी हमारी तरह जिंदगी गुजारते होंगे, माश कमाने के लिए दुनिया की भागदौड़ में शामिल हुआ करते होंगे। ये लोग भी मोहब्बत किया करते होंगे और इनके दरमियान भी इख्तिलाफात और जंगें हुआ करती होंगी। इनमें भी कोई मुसव्विर, कोई मुशीर, कोई वजीर हुआ करता होगा और ये लोग भी हमारी तरह घूमते फिरते होंगे जो आज इस खौफनाक गार की दीवारों की जीनत बने हुए हैं। दोस्तों इंसान की बस यही जिंदगी है, इसीलिए कहते हैं दुनिया फानी है, दिल लगाने की जगह नहीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।